आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तमिलनाडु की राजनीति में पिछले 50 सालों से सिर्फ 2 ही पार्टियों का दबदबा रहा है ना? लेकिन अब एक बिल्कुल नई पार्टी ने इस पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। एक्टर विजय की तमिलगा विक्ट्री कड़गम यानी टीवीके ने अपनी पहली ही कोशिश में इतिहास रच दिया है। लेकिन इस भारी जीत के पीछे असली आंकड़े क्या कहते हैं और आगे की राजनीति किस करवट बैठेगी, चलिए इसे डिकोड करते हैं। इस राजनीतिक भूचाल का असर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा जरा इस बात से लगाइए। विजय की टीवीवी को अपनी पहली ही कोशिश में करीब 35%, जी हाँ बिल्कुल सच, लगभग 34.9% वोट शेयर मिला है। तमिलनाडु के चुनावी इतिहास में किसी भी नई पार्टी का ये अब तक का सबसे जबरदस्त डेब्यू है। इसे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखें तो 1977 में जब खुद एमजी रामचंद्रन ने एआईएडीएमके लॉन्च की थी, तब उन्हें 30% वोट शेयर मिला था। तो ये आंकड़ा साफ साफ चिल्लाकर कह रहा है कि जमीन पर बदलाव की लहर कितनी तेज थी। और यहीं पर आता है असली शॉक फैक्टर, जिसने सबको हैरान कर दिया। लगभग हर बड़े एग्जिट पोल और पोलिंग एजेंसी ने जमीनी हकीकत को पूरे तरह से मिस कर दिया। सब यही मानकर चल रहे थे कि सत्ताधारी डीएमके गठबंधन बड़ी आसानी से जीत जाएगा, लेकिन नतीजे बिल्कुल उलट। ये साफ दिखाता है कि कभी-कभी जमीनी लहर और उन साइलेंट वोटर्स की नब्ज पकड़ना इन बड़े-बड़े पोल्स के लिए भी कितना मुश्किल हो जाता है। अब जरा विधानसभा के गणित को समझते हैं। 234 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा अब एक ऐसी स्थिति में आ खड़ी हुई है जो 2006 के बाद से कभी नहीं देखी गई। एक त्रिशंकु विधानसभा या कहें हंग असेंबली। टीएमके 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं डीएमके 59 सीटों पर सिमट गई है और एआईडीएमके के पास सिर्फ 47 सीटें बची हैं। मतलब दशकों से चला आ रहा पुराना ढांचा पूरी तरह से बिखर चुका है। लेकिन इतनी बड़ी जीत के बाद भी एक बहुत बड़ा पेंच फंसा हुआ है। अकेले सरकार बनाने के लिए जो 118 सीटों का जादुई आंकड़ा चाहिए होता है, टीवीके उससे ठीक 10 सीटें पीछे रह गई है। बस ये वही 10 सीटें हैं जिन्होंने पूरे राज्य में एक ऐसा हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा शुरू कर दिया है, जहां रातों रात हर एक विधायक की अहमियत आसमान छूने लगी है। अब देखिए ये ड्रामा आगे कैसे बढ़ता है। जैसे ही नतीजे साफ हुए, कांग्रेस पार्टी, जिसके पास 5 बेहद अहम सीटें हैं, उसने तुरंत टीवीके को अपना समर्थन देने की पेशकश कर डाली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो इस जनादेश को युवाओं की उठती हुई आवाज तक कह दिया। लेकिन ये समर्थन बिना शर्त के नहीं था। शर्त ये थी कि टीवीके उन ताकतों को बाहर रखे जिन्हें कांग्रेस सांप्रदायिक मानती है। सत्ता के इस खेल में ये वाकई एक बहुत बड़ा दाव था। और जाहिर है इस कदम से तुरंत तीखा राजनीतिक टकराव शुरू हो गया। डीएमके, जो इतने सालों से कांग्रेस की एक मजबूत साथी रही है, इस फैसले से भड़क उठी। डीएमके के सीनियर नेता टीआर बालू ने खुलेआम इस कदम को धोखा और पीठ में छुरा घोंपना कह दिया। उनका सीधा सा तर्क था कि जनता ने कांग्रेस को वोट इसलिए दिया था क्योंकि वो डीएमके गठबंधन का ही हिस्सा थी। हालांकि इसी गठबंधन के अंदर से एक थोड़ा ज्यादा बैलेंस्ड और नपातुला नजरिया भी सामने आया। कनिमोही जैसे कुछ डीएमके नेताओं ने माना कि चुनाव के नतीजों के बाद पुराने सहयोगियों को अपना नया रास्ता चुनने का पूरा लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि पार्टी को अब आगे की तरफ देखना होगा। इससे पता चलता है कि खुद डीएमके के अंदर भी इस नई राजनीतिक सच्चाई को पचाने को लेकर अलग अलग राय बनी हुई है। तो अब सवाल यह है कि उन 10 सीटों की कमी को पूरा करने के लिए टीवीके आखिर कर क्या रही है। टीवीके की लीडरशिप ने आधिकारिक तौर पर छोटी क्षेत्रीय पार्टियों से बातचीत शुरू कर दी है। इनमें वीसीके, वामपंथी दल यानी सीपीआई और सीपीएम और आईयूएमएल शामिल हैं। अगर कांग्रेस की 5 सीटों को भी मिला लें तो इन पार्टियों के समर्थन से टीवीके बहुमत का आंकड़ा आराम से पार कर लेगी। रिपोर्ट्स की माने तो इस डील को पक्का करने के लिए टीवीके इन छोटी पार्टियों को कैबिनेट में अहम पद भी ऑफर कर सकती है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। दूसरी तरफ एआईएडीएमके के खेमे में भी भारी हलचल मची हुई है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एआईएडीएमके के 47 में से करीब 30 विधायक विजय को समर्थन देने के लिए बेताब हैं। वो टीवीके के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन पार्टी प्रमुख एडप्पाडी पलानीस्वामी इस बात से बिल्कुल राजी नहीं है। मतलब साफ है, एआईएडीएमके के अंदर इस वक्त एक बहुत बड़ा आंतरिक संकट खड़ा हो गया है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि जमीन पर विधायकों की जो मांग है और पार्टी का जो ऑफिशियल स्टैंड है, दोनों में सीधा सीधा टकराव है। एआईआरडीएमके के उप समन्वयक केपी मुनुसामी ने तो साफ घोषणा कर दी है कि स्थिति चाहे जो भी हो, पार्टी किसी भी हाल में टीवीके का समर्थन नहीं करेगी।
ये इस बात का क्लासिक उदाहरण है कि कैसे पुरानी और स्थापित पार्टियां इस नई राजनीतिक सुनामी में अपना वजूद बचाने की जद्दोजहद कर रही हैं। अब चूंकि ये नंबर गेम और समर्थन पल पल बदल रही हैं और कुछ भी ठोस नहीं है, इसलिए राज्यपाल ने भी औपचारिक शपथ ग्रहण समारोह पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर अभी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हैं कि टीवीके के पास स्पष्ट बहुमत है या नहीं। टीवीके प्रमुख विजय ने मिलकर सरकार बनाने का दावा तो पेश कर दिया है, लेकिन बहुमत साबित हुए बिना शपथ ग्रहण में ये देरी हो रही है। तो अब आगे क्या? टीवीके किस रास्ते पर चलेगी? उनके पास दो ही मुख्य ऑप्शन बचे हैं। पहला, एक ऐसी अल्पमत सरकार चलाना जिसे बस बाहर से समर्थन मिल रहा हो, जो कि अक्सर काफी अस्थिर होती है। या फिर दूसरा ऑप्शन, एक ऐतिहासिक औपचारिक गठबंधन सरकार बनाना जहां पावर शेयरिंग के तहत छोटी पार्टियां सीधे सरकार में हिस्सेदार हों। तमिलनाडु ने हमेशा एक ही पार्टी की मजबूत सरकारें देखी हैं, इसलिए ये दोनों ही विकल्प राज्य के लिए एकदम नए और चुनौतीपूर्ण हैं। अगर वाकई कोई गठबंधन बनता है तो अलग अलग विचारधाराओं वाली इन पार्टियों को एक मंच पर लाने के लिए टीवीके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार कर सकती है। इसका मेन फोकस पुरानी पहचान वाली राजनीति यानी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से हटकर पूरी तरह से राज्य के विकास पर होगा। विजय ने अपने चुनाव प्रचार में भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था का मुद्दा जोर शोर से उठाया था, तो पूरी उम्मीद है कि यही डेवलपमेंट मॉडल इस नए प्रोग्राम की बुनियाद बनेगा। और यही वजह है कि एक्सपर्ट्स इस संभावित सरकार को कैबिनेट ऑफ फर्स्ट्स का नाम दे रहे हैं। अगर ये सरकार बनी तो ये तमिलनाडु के पुराने पॉलिटिकल सिस्टम से एकदम अलग होगी। पुराने पैट्रोनेज नेटवर्क की जगह इसमें एक बहुत ही युवा और अलग-अलग बैकग्राउंड वाली लीडरशिप देखने को मिल सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि इस नए मंत्रिमंडल में दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को इस तरह का प्रतिनिधित्व मिलेगा जो राज्य के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। इस नए मंत्रिमंडल का स्ट्रक्चर भी काफी दिलचस्प होने वाला है। राजनीतिक जानकारों को एक तरह के टेक्नोक्रेटिक मिक्स की उम्मीद है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनुभवी राजनीतिक दिग्गजों का सहारा लिया जाएगा और साथ ही नई रणनीतियों के लिए एकदम फ्रेश और आधुनिक नेताओं की टीम आगे आएगी। सत्ता को सही ढंग से चलाने के लिए अनुभव और नई सोच का ये एक बेहतरीन संतुलन हो सकता है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बड़ा सवाल हम सबके दिमाग में जरूर आता है। क्या एक सेलिब्रिटी की लोकप्रियता पर टिका यह चुनाव अभियान एक बंटी हुई विधानसभा में सचमुच एक स्थिर और मजबूत सरकार में बदल पाएगा? क्योंकि जब चुनावी वादों की असलियत सामने आएगी और गठबंधन की मजबूरियां हावी होंगी, तब इस नए सेटअप का असली टेस्ट होगा। तमिलनाडु की राजनीति का ये नया दौर वाकई में बेहद रोमांचक है और आगे जो भी होगा वो देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है।